हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नीट फिजिक्स हिंदी। और इस चैनल पे आप पढ़ सकते हो पूरी की पूरी फिजिक्स आपकी नीट एग्ज़ाम के लिए, वो भी हिंदी में। क्या इसके लिए आपको किसी तरह का फ़ीस पे करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा काम करना होगा। ये जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करो, साथ ही साथ ये जो प्रेस आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपसे मिस ना हो। राइट, ये आपके नीट फिजिक्स का पहला लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गतिकी नामक चैप्टर के बारे में। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले दो मुख्य बातें। पहला, आप अपने फ़ोन को डालोगे डीएनडी, कई सारे फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब लिखा रहता है। ठीक है, आप नीचे इधर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे उसको आप करोगे एक्टिवेट, ताकि किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन मैसेज या कॉल से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ऑलराइट, सेकंड चीज़, यूं ही महात्मा टाइप नहीं बैठना है, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में आप नोट डाउन करते जाओ और मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। अदरवाइज बाद में आप क्वेश्चन हाथ लगाओगे तो नहीं लग पाएगा। ठीक है, ओके। अगर ये दोनों चीज़ें आपने कर लिया है तो फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, देखो सबसे पहले चीज़, ठीक है, सबसे पहला जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर एक क्या है, वित्तीय पात है। ठीक है, एक हमने वृत्त बना लिया, उसकी त्रिज्या लेस से क्या है, आर है, और यहाँ पे एक वस्तु क्या रखा गया है, ए रखा गया है, जो इस वित्तीय पात पर गति करता है और बी बिंदु पर चला जाता है, मतलब यहाँ पे आ जाता है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो ये भी उसकी त्रिज्या होगी वृत्त की। ठीक है, मतलब वृत्त के परिधि में केंद्र से कोई भी रेखा खींचा जाए, वो सब तो क्या होता है, केंद्र होता है। बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, तुम्हारा थीटा है। तो इस कंडीशन में दो चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर कोई कण वृत्तीय पाथ में गति कर रहा है तो उसके लिए दो फार्मूले होते हैं। पहला, हम दूरी निकाल सकते हैं और दूसरा विस्थापन निकाल सकते हैं। दूरी क्या होता है बेटा? दूरी होता है कोई भी चीज़ का ओरिजिनल पाथ, मतलब एक बिंदु क्या है, ठीक है, एक बिंदु क्या है, ए से बी तक जा रही है, इस पाथ को फॉलो करते हुए, वित्तीय पाथ को फॉलो करते हुए, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, दूरी। ये क्या है, इसकी ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल मार्ग है, उसे अपन बोलते हैं दूरी। एक और वर्ड आती है जिसे बोलते हैं विस्थापन। छोटे क्लास में पढ़े हो, बस मैं उसको थोड़े थोड़ी रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक, तो अगर आप दूरी फाइंड आउट करते हो, दूरी, तो इसका दूरी का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, थीटा, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ए और बी के बीच में, ठीक है, इनटू क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या आर। ठीक, डायरेक्ट फार्मूला याद करके चलना है कि कोई कण वृत्तीय पाथ में गति कर रहा है तो उनके बीच की जो दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होता है, थीटा आर होता है, मतलब वृत्त, दोनों बिंदुओं के बीच बनने वाला एंगल और वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, ओके। दूसरा चीज विस्थापन। विस्थापन क्या, किसको बोलते हैं बेटा? दो बिंदुओं के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब, अब देखो एक चीज़ है, यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, और ये ऐसा ऐसा रास्ता है। ठीक, तो ये क्या है, उसका ओरिजिनल पाथ है, तो इसे बोलते हैं दूरी। इन दोनों के बीच का शॉर्टकट क्या हो सकता है? अगर मुझे ए से बी के पास जाना है तो शॉर्टकट रास्ता क्या होगा, ये होगा शॉर्टकट रास्ता। ठीक, तो इस शॉर्टकट रास्ता को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। आप ऐसे ही याद रखोगे, आपको एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आप डायरेक्ट जो मैं की पॉइंट बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं याद करने सिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आप चीज़ें याद करोगे। ठीक, तो दो बिंदुओं के बीच का जो शॉर्टकट रास्ता होता है उसे विस्थापन बोलते हैं, जो ओरिजिनल रास्ता होता है उसे दूरी बोलते हैं। ठीक, तो अब मुझे बताओ ए और बी का, यहाँ पे ए और बी का शॉर्टकट रास्ता क्या होगा, ये शॉर्टकट रास्ता होगा, और इस शॉर्टकट रास्ता को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। ऑलराइट, ओके। तो ये जो विस्थापन होता है उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है तुम्हारा 2r, मतलब इसको स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक है, इससे आपकी चीज़ें, हाँ, 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। ठीक, तो ये दो फार्मूला आपको दिमाग में सेट करके चलनी है। पहला, अगर दूरी निकालना है तो थीटा r, अगर विस्थापन निकालना है तो 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। क्लियर है? ये किस कंडीशन में है कि जब कोई कण वृत्तीय पाथ में गमन करेगा तो उसके लिए दूरी निकालेंगे थीटा आर से और विस्थापन निकालेंगे 2r साइन थीटा बाई आर से। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। पहले हम फार्मूला पे काम करेंगे, कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, देन क्वेश्चन लगाएंगे, फिर फार्मूला, फिर क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे, लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको रियलाइज हो कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, चलो सेकंड कॉन्सेप्ट में आ जाओ, जिसे अपन बोलते हैं क्या, औसत चाल। औसत चाल, दो चीज़ें आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, चाल और क्या बोलते हैं, एक और चीज़ होती है, चाल होती है और वेग होती है। ठीक, दोनों में फिजिक्स के अंदर दोनों चीज़ में क्या होती है, डिफरेंस होती है। ये बेसिक बातें तो आपको मालूम है। ठीक, देखो इसका जो सिंबल होता है वही होता है वी से रिप्रेजेंट करते हैं औसत चाल। औसत चाल मतलब एवरेज निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो औसत चाल उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर में बार लगा देते हैं। ठीक है, तो औसत चाल इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, कुल दूरी डिवाइडेड बाई क्या होता है तुम्हारा, कुल समय। ठीक, बेसिक सा फार्मूला है, छोटे क्लास में पढ़ते हो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बट ये बेसिक सा फार्मूला आपका बड़े बड़े काम कर जाएंगे, तो याद करके चलो। ठीक, देखो अब औसत चाल में क्या है, थोड़ा सा इसको मैं साइड करता हूँ, कॉमन चीज़ है इसलिए इसको। ठीक, ओके, देखो
औसत चाल के अंदर ना दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और दोनों प्रकार के क्वेश्चन में दो टाइप के कॉन्सेप्ट लगते हैं, उनको हम फटाफट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला चीज़ लगता है एक कि अगर क्या है समान भाग हो, मतलब जो तुम्हारा कण है समान भाग में बटा हुआ है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर समान भाग है तो इस कंडीशन में अगर औसत चाल निकालनी है, जैसे वी एवरेज कहते हैं, ठीक है, वी एवरेज अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है एन डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2, और सिमिलरली अगर और भी बहुत सारे हैं तो डेस 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 करके आगे बढ़ा लो, ठीक। तो इसे बोलते हैं, ये कब लगेगा जब समान भाग में, बोलने समान भाग का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बोलने का मतलब यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे क्या है पॉइंट बी है, या फिर हाँ ठीक है पॉइंट बी है, अब यहाँ ऐसे करके और दो इक्वल भाग में या फिर 2-3 भाग में ऐसे करके कटा हुआ है, ठीक। यहाँ पे स्पीड कुछ और है v1, यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v3 है, ठीक है। ये तब के कंडीशन में क्या है मतलब यह क्या है, मान के चलो ये भी, या फिर ऐसे दो भाग में डिवाइड कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दो भाग में डिवाइड कर दिया, ये क्या है d/2 है, ये d/2 है, मतलब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है मान के चलो 20 मीटर है, ये भी क्या है तुम्हारा 20 मीटर है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो ए और बी के बीच की दूरी है वो दो बराबर भाग में बटी हुई है, ठीक। तो इस कंडीशन में ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक। एन डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2, अगर और भी है और अदर भाग में इक्वल पार्ट में बटा हुआ है तो और भी v1 v2 v3 v4 आगे अपन सो ऑन कर सकते हैं, ठीक। ओके आगे इसको कैंसिल करो। हाँ तो ये, हाँ एक और चीज़ याद रखना, ये जो समान भाग में अगर हम क्या निकालते हैं, अगर समान भाग है और इस कंडीशन में अगर हम औसत चाल निकालते हैं तो इसे अपन बोलते हैं बेटा हार्मोनिक मीन, HM, ठीक है। पूरा नाम लिखना चाहो तो आप लिख लेना, हार्मोनिक मीन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप भी इंग्लिश में नाम याद रख लो, ज़्यादा हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, मतलब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर समान अंतराल है, ठीक है, समान अंतराल है तब के कंडीशन में क्या होगा, अंतराल समझ में आता है ना, समय, ठीक है। अगर समान अंतराल है तो इस कंडीशन में क्या होता है, वी एवरेज इक्वल टू हो जाता है तुम्हारा v1 प्लस v2 प्लस डेस 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 डिवाइडेड बाई क्या होता है एन। ये कौन सा कंडीशन में, समान अंतराल के कंडीशन में, ठीक। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन कहते हैं, इसे हार्मोनिक मीन, इसे अर्थमेटिक मीन, पूरा नाम आप लिख सकते हो, ठीक। ओके ऑलराइट। अब तीसरी चीज़ में आ जाओ जिसे बोलते हैं तुम्हारा औसत वेग, ठीक है। ओके औसत वेग के अंदर क्या हो, सिंपल सी चीज़ है, तीन चीज़ें देखो। अब मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, ठीक। अब ये ब्रह्मास्त्र आपको बार बार यूज़ होगी, यहाँ हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बहुत जगह यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ध्यान से समझना है आपको, ठीक। ओके देखो औसत वेग तीन कंडीशन में आप निकाल सकते हो, मतलब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक। देखो तीन अलग अलग मैं कंडीशन बना देता हूँ आपके लिए। अरे यार हाँ, नंबर 1, ठीक है। देखो अगर आपको क्या दिया है, एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछा है xt समीकरण दिया हुआ है। xt का मतलब क्या होता है बेटा, x का मतलब होता है पोजीशन, t का मतलब होता है टाइम, मतलब अगर पोजीशन टाइम मतलब हिंदी में बोले तो स्थिति समय समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। स्थिति समय समीकरण दिया है या फिर xt समीकरण दिया है, तो इस कंडीशन में जो औसत वेग है, ठीक है, वो क्या होता है, वेक्टर v इक्वल टू क्या होता है, डेल वेक्टर r डिवाइडेड बाई क्या होता है, डेल t होता है, ठीक। वेक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें समझ में आती है। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, डेल का मतलब क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डेल्टा बोलते हो जिसको, अंतिम माइनस क्या करते हैं, प्रारंभिक करते हैं, तो इस तरह से हमारा डेल्टा निकल जाता है, ठीक। बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये कब कंडीशन, ये वाला फार्मूला आप कब लगाओगे, जब आपको xt समीकरण दिया हुआ है, मतलब स्थिति समय समीकरण दिया हुआ है, तब आप फार्मूला लगाओगे वेक्टर v इक्वल टू डेल वेक्टर r डिवाइडेड बाई डेल t। आगे आगे हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आता जाएगा, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर आपको क्या दिया गया है, vt समीकरण दिया है, मतलब वेग समय समीकरण, अगर वेग समय समीकरण दिया है तो इस कंडीशन में जो फार्मूला होता है वेक्टर v इक्वल टू क्या हो जाता है तुम्हारा इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन v dt के सापेक्ष आप क्या करोगे, वेग का समाकलन करोगे, डिवाइडेड बाई क्या होता है तुम्हारा dt होता है, ठीक। कब से कंडीशन में, जब आपको vt समीकरण दिया रहता है तब। अगर आपको क्या दिया है, vt ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, ग्राफ वाला भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप साथ में सीखते चलो कि अगर आपको vt ग्राफ दिया गया है तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो v होता है मतलब एवरेज वेग है, वो कैसे निकलता है, vt ग्राफ का क्षेत्रफल लोगे, ठीक है, vt ग्राफ का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई कुल समय, ठीक। तो
ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और 3 टाइप के मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अगर एक्स टी ग्राफ दिया है तो वेक्टर v इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर डेल आर डिवाइडेड बाई डेल टी होता है। अगर वी टी समीकरण दिया हुआ है तो वेक्टर v डिवाइडेड बाई क्या होता है, उसका समाकलन कर देना है, मतलब वी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी हो जाता है, मतलब टी के सापेक्ष इसका समाकलन कर दोगे। अगर वी टी ग्राफ दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, वी टी ग्राफ का क्षेत्रफल निकालोगे, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, कुल समय कर दोगे। ठीक, क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप अपने फार्मूला पे और कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस रहो अभी। ठीक, ओके। हाँ, एक और चीज़ इसके अंदर समझ लो, जिसे बोलते हैं, अगर इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी रखा हुआ है कि अगर एक समान त्वरण दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख देता हूँ मैं। ठीक, अगर आपको क्या दिया गया है, एक समान त्वरण, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण का मतलब जो त्वरण है ए वो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो एवरेज वी एवरेज है, ठीक है, मतलब औसत वेग इक्वल टू क्या हो जाता है, फाइनल क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, ओके। और इस v या u की वैल्यू आप कहाँ से रख सकते हो, आपने पढ़ा होगा गति समीकरण। गति समीकरण 3 समीकरण होते हैं गति के, आपको मालूम है। ठीक, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और a इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या होता है तुम्हारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a होता है। ठीक, मुझे क्या निकालना है यहाँ से, v u क्या बोलते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से मैं यहाँ v की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक, तो मैं ये वाला समीकरण करके यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्लियर है, ओके। तो ये कब, हाँ, तो अब दो दिमाग में 3 चीज़ें रखनी है। एक्स टी ग्राफ तो डेल आर डिवाइडेड बाई डेल टी, अगर वी टी ग्राफ दिया है तो आप क्या करोगे, उसका डी टी के सापेक्ष, मतलब समय के सापेक्ष आप क्या कर दोगे, उसका समाकलन कर दोगे। और वी टी ग्राफ दिया है तो वी टी ग्राफ का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई कुल समय कर दोगे। अगर एक समान त्वरण दिया है, मतलब अगर त्वरण नियत है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और v या फिर u की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो गति के प्रथम समीकरण से कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, ओके। तो ये तुम्हें थ्योरी थोड़ा सा याद रखना है कि एक समान त्वरण हो और आपको औसत वेग पूछा हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये तीनों फार्मूला आपके कुछ काम नहीं आएगा। कौन से कंडीशन में, जब एक समान त्वरण दिया हो और औसत वेग निकालना हो। ठीक है, ओके। आगे आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं तुम्हारा औसत त्वरण। ठीक है, औसत त्वरण सेम चीज़ है यार, देखो जैसे औसत वेग निकाल सकते हैं वैसे औसत त्वरण निकाल सकते हैं। अब इसमें भी 3 चीज़ें करोगे। ठीक है, इसमें भी 3 चीज़ें, कौन कौन सी, देखो सबसे पहले चीज़, अगर उसमें क्या होता था, अगर वेग निकालना है औसत वेग तो वहाँ पे एक्स टी ग्राफ लेते थे। अब तुम क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है वी टी ग्राफ लो, मतलब वी टी समीकरण लोगे। ठीक, तो अगर क्या है वी टी समीकरण है तब कैसे निकालोगे, अगर औसत त्वरण की बात करें तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टी समीकरण से निकाल सकते हो। अगर ए टी समीकरण दिया है तो, अगर आपको क्या दिया है, ए टी ग्राफ दिया है, ए टी ग्राफ, तब किस तरह से निकालोगे, सेम उसी तरह से आपको काम करना है, कुछ अलग चीज़ नहीं करनी है। बस कहाँ पे कैसे निकलता है क्वेश्चन को देखना है, उसके हिसाब से फार्मूला लगाना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। नीट का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछता है, एकदम घुमा फिरा के आपको नहीं पूछता। ठीक है, ओके। तो अगर वीटी समीकरण, बस कंसेप्ट आपके थोड़ा सा क्लियर होने चाहिए। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम चीज़, जैसे वेक्टर v इक्वल टू क्या करते थे, वेक्टर डेल आर डिवाइडेड बाई क्या करते थे, वेक्टर डी टी करते थे। सेम यहाँ भी करोगे कि वेक्टर a इक्वल टू क्या हो जाता है तुम्हारा, वेक्टर डेल v हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर डेल v डिवाइडेड बाई क्या होता है, डी डेल्टा t हो जाता है। ठीक, डेल्टा को मैं डेल बोलता हूँ तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक, अगर यहाँ पे तुम्हें निकालना है तो फिर से क्या करोगे, सिंपल यार, तुम्हें वही समाकलन करना पड़ेगा। किसका समाकलन करोगे, v का समाकलन करोगे डी टी के सापेक्ष, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सॉरी डी का क्यों समाकलन करोगे, आप करोगे किसका, ए का समाकलन करोगे डी टी के सापेक्ष, डिवाइडेड बाई समाकलन डी टी हो जाएगा। ठीक, हाँ, अगर ग्राफ दिया रहेगा तो क्या करोगे, सिंपल, जो ए टी ग्राफ है उसका क्षेत्रफल लोगे, तो ए टी ग्राफ का क्षेत्रफल डिवाइडेड, सॉरी ए टी ग्राफ का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई क्या करोगे, कुल समय कर दोगे। ठीक, तो इस तरह से आपका 3 टाइप के क्वेश्चन में 3 टाइप के फार्मूला लगा के आप आंसर लेके आ सकते हो। क्लियर है, ओके। चलो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब 2 कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है, बोलो गति समीकरण तो मैं बता ही दिया हूँ, बट कोई नहीं, दोबारा लिख लेंगे। उसके बाद है मध्य बिंदु का वेग। कहने का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है और क्या कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पार्टिकल है जो त्वरित गति कर रहा है और इस कंडीशन में क्या करना है, कहीं बीच पर, ठीक है, किसी मध्य बिंदु, जैसे यहाँ पे इसको सी कर देते हैं, और इस मध्य बिंदु बी पर आपको क्या निकालना है, वेग निकालना है। तो इस बी पॉइंट का जो वेग है उसको मैं वी भी मान लेता हूँ। तो इस कंडीशन में इसका वेग क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में इसका जो वेग है
उसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है तुम्हारा, अंडर रूट क्या बोलते हैं इसको, प्रारंभिक, और ये क्या है तुम्हारा अंतिम। तो प्रारंभिक का स्क्वायर प्लस अंतिम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस अंतिम वेग का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है तुम्हारा 2 हो जाता है। ठीक, तो ये क्या होगा, इसका फार्मूला हो गया। डायरेक्ट आप चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा मध्य बिंदु का वेग कब, जब कोई पार्टिकल क्या है वो क्या कर रहा है, तुम्हारा त्वरित गति कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो मध्य बिंदु का वेग होता है वो क्या होता है, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है तुम्हारा, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। ठीक, ये जो रूट है वो पूरे का रूट है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ऊपर बस का रूट मत लगा देना। ऑलराइट, हाँ चलो आगे बढ़ जाओ। आगे है तुम्हारा गति का समीकरण। अभी मैं आपको बता के आया हूँ गति के क्या होते हैं, 3 समीकरण होता है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गति का समीकरण लगता कहाँ है, कब के कंडीशन में लगता है। हमेशा याद रखना, जो गति का समीकरण है वो हमेशा कब लगता है, एक समान त्वरण के कंडीशन में लगता है। मतलब अगर कोई पार्टिकल एक समान त्वरित कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है, एक समान त्वरण है उस पार्टिकल का, तब के कंडीशन में गति समीकरण लगाओगे। एक समान त्वरण मतलब जो ए है वो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, तभी आपका गति समीकरण लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ये छोटी सी पॉइंट बच्चे भूल जाते हैं और उनसे क्वेश्चन होता नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिमाग में शायद रखनी है। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, 3 समीकरण होते हैं। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बेसिक सी फार्मूला है, सबको पता रहता है। ए इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक, 3 फार्मूला अपने दिमाग में सेट कर लेना, बहुत काम आएगी आपकी हर जगह। बार बार इधर उधर पहले चैप्टर मतलब किसी दूसरे चैप्टर के साथ भी लिंक करके पूछ देता है। ठीक, ओके चलो आगे आ जाओ। अब जाते हैं बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पे। सारे फार्मूला एक बार और देख लो तुम, कि अगर कोई पार्टिकल है जो वृत्तीपात पे गति कर रहा है तो इस कंडीशन में जो दूरी होती है वो क्या होती है तुम्हारा थीटा आर होती है। विस्थापन क्या होता है तुम्हारा 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। ठीक, अगर औसत चाल निकालनी है तो 2 औसत चाल के लिए फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय होता है। अगर समान भाग में डिवाइड है तो इस कंडीशन में n डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 होता है। इसे हार्मोनिक मीन कहते हैं। ठीक, अगर औसत अंतराल है मतलब सॉरी समान अंतराल है तो इस कंडीशन में v1 प्लस v2 डैश 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 डिवाइडेड बाई क्या होता है n होता है, जिसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ठीक, फिर हमने देखा औसत वेग। औसत वेग तुम्हारे 3 टाइप के अगर पहला एक्स समीकरण से निकाल सकते हैं, वी समीकरण से निकाल सकते हैं और वी ग्राफ से निकाल सकते हैं। सिमिलरली आगे और चीज़ इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताया कि अगर एक समान त्वरण है मतलब त्वरण नियत है तो इस कंडीशन में जो औसत वेग होता है वो u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक, ओके। फिर औसत त्वरण सेम वीटी से निकाल सकते हो, वीटी समीकरण, एटी समीकरण और एटी ग्राफ से निकाल सकते हो, सिंपल। उसके बाद हमने देखा मध्य बिंदु का जो वेग है जिसे त्वरित, वो कब लगता है, अगर कोई पार्टिकल त्वरित गति कर रहा है और इस कंडीशन में हमें मध्य बिंदु का वेग निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है अंडर रूट यू स्क्वायर मतलब प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस अंतिम वेग का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक, फिर हमने गति का समीकरण देखा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, और ये कब लगता है गति समीकरण, जब त्वरण तुम्हारा नियत हो या एक समान त्वरण हो। क्लियर है, थोड़ा सा मैंने फास्ट बताया बट आपको इस तरह से स्पीड होनी चाहिए, फार्मूला पे कमांड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपसे जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो 30 से 45 सेकंड में लग पाएंगे। ठीक है, ओके। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि 30 से 45 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन लगाना जरूरी है, तभी आपसे सारे क्वेश्चन लग पाएंगे। ठीक, चलो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ो। एक पिंड है, ठीक है, देखो इस टाइप के जो गतिकी के जो क्वेश्चन है वो आप हमेशा डायग्राम बना के करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बिना डायग्राम के मत करना, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। ठीक, क्या लिखा है, एक पिंड है जो v त्रिज्या के एक वृत्त की परिधि पर चारों ओर घूम रहा है। तो पहले मैंने बना लिया वृत्त, फिर मैंने बना लिया ये r त्रिज्या, यहाँ पे बोल रहा है एक पिंड है जो क्या हो रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। ठीक, ओके। और क्रांति का आधा मतलब इस वृत्त का आधा हिस्सा पूरा करता है, मतलब ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से घूमकर यहाँ पे आ जाता है, बोल रहा है मतलब आधा कवर कर लेता है। ठीक, ओके। फिर तो क्या बोल रहा है, इसका विस्थापन और दूरी इनका अनुपात लेना है। ठीक है, विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक, चलो भाई निकाल लो। अब देखो सिंपल से इस डायग्राम के थ्रू आप विस्थापन निकाल सकते हो, दूरी निकाल सकते हो। दूरी क्या होता है बेटा, ओरिजिनल पाथ, तो यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है, दूरी अब देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, पूरा जो वृत्त की परिधि है मतलब यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे वापस आ गया, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है तुम्हारा 2πr होता है। ठीक है, इसको स्मॉल और कर लो, त्रिज्या को 2πr होता है। ऑलराइट, हाँ, तुम्हें बोल रहे हैं दूरी कितना कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ मतलब वृत्त का आधा कवर कर रहा है, तो इस 2πr को डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो मुझे दूरी मिल जाएगी। पूरा कवर करने में कितना लग रहा था, 2πr
अब मेरा जो पार्टिकल है कहाँ कवर कर रहा है, आधा कवर कर रहा है, तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, सिंपल, एकदम आराम से समझो, ठीक। ओके, तो ये दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब फाइनली क्या बच जाएगा, 2 कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा πr। क्लियर है, ओके, ये सब मिटाओ। हाँ, अब दूरी के बाद अब क्या है, तुम्हें विस्थापन निकालना है। विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता, यहाँ और यहाँ के बीच का शॉर्टकट क्या होगा, ये होगा, ठीक। ये इतना क्या है, r है, यहाँ से यहाँ क्या है, r है, ये भी क्या होगा, r होगा। ये तो मालूम है ना कि केंद्र से कहीं पे भी तुम ऐसे करके परिधि पर लाइन खींचो, सब क्या होता है, त्रिज्या ही होती है, ठीक। तो जब ये r है तो ये भी r होगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस r हो जाएगा, मतलब 2r हो जाएगा, मतलब जो विस्थापन निकल के आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक। अब तुम्हें क्या निकालना है, विस्थापन और दूरी का अनुपात निकालना है। उल्टा मत कर देना बेटा, कई बार हड़बड़ में दूरी बटे विस्थापन कर देता है। एग्जामिनर साफ साफ पूछ रहा है विस्थापन और दूरी का अनुपात। तो पहले विस्थापन क्या है, 2r, यहाँ पे रखा मैंने 2r, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, दूरी क्या दिया है तुम्हारा, πr, ठीक है। r से r कैंसिल, क्या बच गया बेटा, 2/π, मतलब 2/π बन गया, ठीक। ये हो गया तुम्हारा आंसर। टिक करो, 4 नंबर लो और आगे बढ़ो। सिंपल, एकदम सादा सुंदर टिकाऊ सा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, फटाफट आपसे क्वेश्चन लगते जाएंगे, ठीक है। अब क्या करो, वीडियो पॉज करो, तुम खुद से प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, देन तुम्हें आगे बढ़ना है। यूँ ही वीडियो देखते रहोगे तो कुछ भला नहीं होने वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो रहा है, एक समान त्वरण। देखो पहले ही तुम्हें एग्जामिनर हिंट दे रहा है, एक समान त्वरण, पहले इसको गोल सर्कल मान लो बेटा कि एक समान त्वरण है, से गतिमान एक पिंड है, ठीक है, जिसका समय अंतराल क्या है तुम्हारा, t है, प्रारंभिक और अंतिम वेग दिया हुआ है, ओके। हाँ, तब समय अंतराल में इसका औसत वेग निकालना है, ठीक। देखो सबसे पहले एग्जामिनर दिया तुम्हें एक समान त्वरण, फिर तुम्हें दिया है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, फिर तुम्हें बोल रहा है औसत वेग निकालना है। देखो क्या पूछ रहे हैं, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा के आ रहा हूँ कि अगर आपको औसत वेग निकालनी है, कब, जब एक समान त्वरण हो, तब उसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, ठीक है। क्या दिया है एग्जामिनर कि एक समान त्वरण है, मतलब ए क्या है तुम्हारा, नियत है, बोल रहा है, जो त्वरण है वो क्या है, नियत है। तो इस कंडीशन में जो v एवरेज है उसका फार्मूला क्या होता है बेटा, उसका फार्मूला होता है प्रारंभिक और अंतिम को जोड़ देते हैं, u प्लस v डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। अभी पढ़ के आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखो औसत वेग निकालनी है और एक समान त्वरण हो, ठीक है, मतलब त्वरण नियत हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, u प्लस v डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2 होता है, ठीक। क्लियर है, ओके। सारे क्वेश्चन कंसेप्ट से बन जाएंगे, ठीक, ओके। हाँ, तो क्या हो गया, ठीक। अब क्या करोगे, ये जो v की वैल्यू कहाँ से रखोगे, गति के समीकरण से। अब गति का समीकरण क्यों लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक समान वेग है, सॉरी एक समान त्वरण है, तो एक समान त्वरण है तो हम यहाँ पे गति का भी समीकरण लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गति का समीकरण लगा के हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है, गति का प्रथम समीकरण, वहाँ पर पुट करो तो क्या हो जाएगा, u प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, u प्लस at v के जगह, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। इसको हटाओ ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा, u प्लस u इक्वल टू 2u हो जाएगा, प्लस at डिवाइडेड बाई क्या है तुम्हारा 2 है, 2 को ब्रेक करके लिख सकते हो, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, u प्लस at डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। ये तुम्हारा हो गया बेटा आंसर। अब देखो तुम्हारा ऑप्शन में देखो, मार्क करो और आगे बढ़ो। ये रहा ऑप्शन, u प्लस at डिवाइडेड बाई 2, ठीक, चौथा। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, मार्क करो, 4 नंबर लो, आगे बढ़ो। एकदम सिंपल था क्वेश्चन, केयरफुली पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने देखा एक समान त्वरण, मैंने फट से गोल सर्कल मार दिया, गोल सर्कल मारो, ठीक है। गोल सर्कल लगाने के बाद तुम देखो एग्जामिनर क्या क्या तुम्हें डाटा दिया है, फिर एग्जामिनर क्या पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। एक समान त्वरण दिया था, मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ, ठीक है। अप्रोच जानना आपको, क्वेश्चन का अप्रोच कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना तो आप मैं कितना भी क्वेश्चन लगा लूँ, आप देख देख के रट डालोगे, देख देख के, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन का अप्रोच समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैंने देखा एक समान त्वरण, क्या क्या डाटा दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ क्या पूछ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक समान वेग पूछा, अब तुम्हारे दिमाग औसत वेग पूछा, तो तुम्हारे दिमाग में फट से क्लिक करना चाहिए, अच्छा मैंने औसत वेग से रिलेटेड कितना 4 फार्मूला पढ़े हैं, फट से तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे एक समान त्वरण दिया है तो वो वाला फार्मूला यूज़ होगा, ऐसे आपके दिमाग में पहले वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, जो भी मैंने फार्मूला बताए हैं वो, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन फटाफट लगते जाएंगे। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। ये किसके ऊपर क्वेश्चन है, ये वाला जो बेस्ड क्वेश्चन है ना, कहाँ गया, औसत चाल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। हाँ, यहाँ पे लिखा है एक सीधी रेखा में, तो पहले मैंने एक सीधी रेखा बना दिया, ठीक। यहाँ पे लिखा है चलते हुए एक पिंड, यहाँ पे एक पिंड है, मान के चलो, वो चलते हुए पिंड की कुल दूरी 1/3, यहाँ पे लिखा है कुल दूरी का
टोटल दूरी का 1/3, 1/3 मान लेता हूँ टोटल दूरी क्या है, d है, तो 1/3 क्या हो जाएगा, d/3 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ 1/3 हो गया, वो क्या है तुम्हारा d/3 है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, d/3 है, 1/3 भाग, और इसका जो वेग दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है तो आप सुधार लेना, 4 मीटर पर सेकेंड, या फिर ऐसे लिख सकते हो सेकंड इनवर्स का के। ठीक, 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब बेसिकली ऐसे दिया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा सुधार लेना। ठीक, ओके, तो यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ v1 इक्वल टू कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, दूरी का शेष भाग, दूरी का जो शेष भाग है आधे समय के लिए 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब इसका दूरी का शेष भाग उसका आधा लेना है। दूरी का शेष भाग ये हुआ, उसका आधा लेना है, मतलब इतना बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब ये v2 इक्वल टू कितना दिया है तुम्हें, 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद कह रहा है शेष आधे समय, मतलब वो इतना की बात कर रहे हैं, वो कितना दिया है, 6 मीटर पर सेकेंड, अगेन ऐसे है ये। ठीक, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, सुधार लेना उसको। v3 इक्वल टू कितना दिया है, 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, गति के पूरे समय में औसत वेग निकालना है, बेसिकली तुम्हें क्या बोल रहा है, औसत वेग निकालने बोल रहा है। ठीक, तो औसत वेग तुम्हें फाइंड आउट करना है, सिंपल। अब देखो यार, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, वेग को तो बराबर भागों में बांटा गया है, साफ साफ दिख रहा है हमें। ठीक है, मतलब वेग समान है क्या यहाँ पे, नहीं, समान, मैंने दो चीज़ें बताया था ना, समान अंतराल और समान भाग। यहाँ पे समान भाग वाला कोई सीन नहीं है, समान अंतराल का मतलब एक निश्चित समय लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 मीटर पर सेकंड लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, 6 मीटर पर सेकंड लगा है, तो यहाँ पे समान अंतराल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे जो अंतराल है वो क्या है, असमान है। तो आप डायरेक्ट कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, ये वाला, v एवरेज इक्वल टू क्या निकालोगे तुम, कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय, कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय से आप निकाल सकते हो एवरेज, सिंपल से यार। या फिर एवरेज निकालने का, एवरेज बचपन में कैसे निकालते थे आप, वो निकालते थे ना, चार फल, मतलब क्या बोलते थे ऐसा, क्या बोलते थे यार, एक सेकेंड, एक बच्चा है, एक बच्चे को 6 आम दिए, ऐसे निकालते थे ना हम लोग, 2 बच्चे को 4 आम दिए, तीसरे बच्चे को हमने 5 आम दिए, तो इसका औसत कैसे निकालते थे, 1 2 3 को जोड़ देते थे, मतलब 6 + 4 + 5, इन तीनों को आप जोड़ देते थे, बच्चे कितने हैं 3, तो डिवाइडेड बाई 3 कर देते थे। ठीक, और इसके बाद जो आंसर आता था वो आंसर हो जाता था। ठीक, सिमिलरली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका भी औसत वेग निकाल सकते हो, सेम इसी टाइप का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू v23 लिख सकते हो, 2 और 3 के बीच में निकाल रहे हैं, तो v23 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मेरे को याद आ गया, बचपन में ऐसे ही पढ़ते थे ना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे क्या है, आंकड़े कितने हैं, आंकड़ों का योग 2 + 6, और आंकड़ों की संख्या कितना है, 1 और 2। ठीक, 1 2, तो यहाँ पे कर लो 2, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है तुम्हारा औसत वेग निकाल लिया है। ठीक, ओके, अब तुम ध्यान से देखो, ये क्या निकाला, औसत, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितने है, 4 मीटर पर सेकंड है। अब मुझे बताओ एक समान वेग है क्या, मतलब समान अंतराल तुम्हें नज़र आ रहा है, यहाँ पे 4 मीटर सेकंड, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा गति को पूरा करने में जो औसत वेग रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब टोटल दूरी में जो वेग लग रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक समान वेग लग रहा है, यहाँ भी 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 4 मीटर पर सेकंड, मतलब एक समान अंतराल है, मतलब एक समान वेग है, इसलिए इसका जो वेग रहेगा वो क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो v एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, अगर ये क्या हो जाए तुम्हारा ना, यहाँ पे क्या हो जाए तुम्हारा 6 आ जाए। ठीक है, ऐसा हम जनरल समझ रहे हैं ना, ऐसा 6 आया नहीं है, 4 है, लेकिन मैं आपको आगे के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। एग्जामिनर सेम क्वेश्चन तो नहीं देगा जैसा मैं करा रहा हूँ, एग्जामिनर डाटा चेंज करके भी दे देगा। तो लेट्स से यहाँ पे आ जाए 6 आ जाए, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, 4 मीटर पर सेकंड, ये तो आंसर आ गया, इसको अभी साइड में रखो, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आपका ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक, ओके, देखो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा दिया रहे, ठीक है, यहाँ पे दूरी कितना था बेटा, टोटल दूरी कितनी है, d है, d/3 1/3 कवर किया था। ठीक, तो यहाँ पे बच गया वो कितना दूरी रहेगा, ये कितना रहेगा 2d, इसने बीच की दूरी क्या हो जाएगी 2d डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब ये कैसे आया, दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सिंपल सी बात है यार। देखो टोटल दूरी कितनी हो रही है, d हो रही है, तो इसको और इसको जोड़ कर क्या आना चाहिए, d आना चाहिए। तो वहाँ से मैंने ये लिख लिया है, बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, d/3 है प्लस 2d डिवाइडेड बाई 3, टोटल कितना हो रहा है, नीचे तो आधार समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3d, ये कैंसिल, फाइनली d आ रहा है। ठीक, तो वहाँ से मैंने 2d डिवाइडेड बाई 3 ऐसा मैंने गैस किया हुआ है। ठीक, ओके, अनुमान लगाया हुआ है मतलब। ठीक है, ओके, अब तुम्हें क्या निकालना है, सिंपल से यार, अगर तुम्हें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ, वो कितना आ रहा है, 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक,
हम खाली एज्यूम कर रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड आया हुआ है, ठीक है। मैं आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना आया है 4 मीटर पर सेकंड आया है, यहाँ पे कितना आया है 6 मीटर पर सेकंड आया है। तो इस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे, सिंपल सा फंडा है देखो। तो आपको वेग ही निकालना है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई टी कर दो, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला मालूम है। अब तुम्हें वेग निकालना है, निकालो यार, क्या टेंशन है। वेग इक्वल टू दूरी, दूरी कितना है बेटा d/3, इसका मैं पहले लिख रहा हूँ d/3, ठीक है। इन दोनों से मैं t का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, d का वैल्यू कितना दिया है, d/3 दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको साइड करता हूँ। यहाँ पे क्या है, d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे d/3 है, ऑलराइट। v की वैल्यू क्या है तुम्हारा 4 है, ठीक। तो ये 4, ये क्या है नीचे में 4 है, d/v डिवाइडेड बाई 4, तो कितना यहाँ पे जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया d/12 हो जाएगा, d/3 डिवाइडेड बाई v की वैल्यू दिया है 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा d/12। मतलब t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी वो कितना होगा, d/12 होगा, ठीक। प्लस अब मैं क्या करूँगा, सिमिलरली यहाँ इसका डेटा कितना आया है, इसका जो डेटा है वो कितना आया तुम्हारा 6 मीटर पर सेकंड आया हुआ है, ठीक। इसको हटाओ थोड़ा से, हाँ 6 मीटर पर सेकंड आया। तो अब यहाँ पे मुझे दूरी दिया है, यहाँ पे मुझे क्या दिया है, वेग दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात, पहले मैं लिखूँगा दूरी, तो 2d डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मुझे क्या निकालना है, t निकालनी है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, t निकालना है। तो अगेन ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, t को इधर पक्षांतर करूँगा, v को इधर लाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, d की वैल्यू पुट करूँगा, d की वैल्यू पुट करो, d इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे, d इक्वल टू क्या दिया है तुम्हारा 2d डिवाइडेड बाई 3 दिया हुआ है, ये रहा, ठीक। और v का वैल्यू कैसे निकालोगे, v की वैल्यू कितना दिया है 6 में 6 दिया हुआ है, ठीक। कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो 2d डिवाइडेड बाई 6 3 18 हो जाएगा, सिंपल। ये कैलकुलेट करोगे तो d/9 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा, कहाँ गया, ओके मैंने साथ साथ कैलकुलेट कर दिया ना, एक सेकेंड, हाँ। तो d/9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके। समझ तो आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से t की वैल्यू निकाली, ये वाला फार्मूला यूज़ करके, मतलब ये वाला फार्मूला यूज़ करके। ये वाला फार्मूला कहाँ से आया बेटा, तुम्हारा v इक्वल टू d/t वाला फार्मूला से आया, वहाँ से मैंने t की वैल्यू निकाली और यहाँ पे मैंने t की वैल्यू लिख दी, ठीक। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये रहा d की वैल्यू, ये रहा t की वैल्यू, सिंपल है, हो जाएगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग कट है, कब इतना कुछ नहीं कर रहा था एग्जामिनर आपसे, लेकिन आप थोड़ा सा एक लेवल ज़्यादा चलो, कई बार एग्जामिनर पूछ लिया, दिमाग उसका ख़राब हो गया एग्जामिनर का, तो पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू ऐसे दे तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो, ठीक, ओके। अब इसको क्या करना है, सिंपल से कैलकुलेट करो। ये देखो d से d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 एकम 4 तिया 12, सॉरी 3 एकम 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ से d कैंसिल हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 3 एकम 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर में बचा है 1, नीचे में क्या बचा हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे कितना बचा हुआ है, हाँ यहाँ पे बचा हुआ है 1, और नीचे में कितना बचा हुआ है 1/4 बचा हुआ है, और प्लस यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी 1 नहीं बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ये रहा 2 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या बचा हुआ है 1/3 बचा हुआ है, ठीक, ओके। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये भी सिमिलरली ऊपर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 तिया 12, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया तुम्हारा 16 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कब के कंडीशन में, जब यहाँ पे एवरेज क्या हो 6 मीटर पर सेकंड हो, लेकिन एग्जामिनर तुम्हें 4 मीटर पर सेकंड दिया है, तो उस कंडीशन में 4 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा, ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करनी है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो ये मैंने थोड़ा से एक लेवल ऊपर बता दिया है कि एग्जामिनर अगर आपको डाटा चेंज करके देखता है, 4 मीटर पर सेकंड की जगह हमारा 6 मीटर या फिर और 4 के अलावा अन्य कोई चीज़ें आती हैं, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, v इक्वल टू d/t, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करो, यहाँ से d की वैल्यू पुट करते हो, यहाँ से d और t की वैल्यू निकालो, फिर यहाँ से d और t की वैल्यू निकालो, पुट करो, कैलकुलेट करो, और तुम्हारा फाइनल आंसर चल के आ जाएगा, सिंपल, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको तुम प्रैक्टिस करो, देन तुम्हें तुम्हारे हाथ सेट होगा, तभी तुम्हें चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आने वाली, सब ऊपर से जाएगा वरना, ठीक है। कोई भी डाउट आएगा मेरे से पूछ लेना, ठीक, ओके। आगे आ जाओ, ये कौन सा है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, एक पिंड है जो पूर्व, अब देखो एक पिंड है जो पूर्व की ओर, बेसिकली ये तुम्हें डायरेक्शन टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डायरेक्शन टाइप क्वेश्चन में आप क्या करो, ग्राफ बनाओ, ठीक है। ग्राफ कैसे रहता है बेटा, ये थोड़ा सा अच्छा से बना देता हूँ मैं, हाँ। तो ग्राफ में सिंपल से नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहाँ होता है, समझ में आता है ना। ऊपर में रहता है तुम्हारा उत्तर, यहाँ पे रहता है तुम्हारा दक्षिण, पूरा लिख दूँ क्या मैं, नॉर्थ साउथ लिखूँ समझ में आएगा, छोड़ो हिंदी में लिख देते हैं। यहाँ पे होता है तुम्हारा उत्तर, यहाँ पे होता है तुम्हारा दक्षिण,
दक्षिण दक्षिण, ठीक है। इधर होता है तुम्हारा पूर्व और सॉरी पूर्व कैसे लिखते हैं, हाँ पूर्व, और इधर होता है तुम्हारा पश्चिम, ठीक। पहले तो आप डायरेक्शन बना लो, इससे चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी। अब एग्जाम में जैसा सब बोलते जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। ये बोल रहे हैं कि एक जो पिंड है वो कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड के वेग से, ठीक। पूर्व किधर है, ये मेरा यहाँ पे जो पिंड है वो चला गया इधर, कितना 3 मीटर, इसको मैं मान लेता हूँ v1 = 3 मीटर पर सेकंड के वेग से चला गया, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, फिर उसी वेग से, उसी वेग मतलब 3 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा करने के लिए उत्तर की ओर घूमता है। उत्तर के हम इधर है, अब ये कहाँ जा रहा है, इधर उत्तर की ओर जा रहा है। वेग कितना है बेटा तुम्हारा 3 मीटर पर सेकंड है, मतलब v2 = अगेन 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक। अब बोल रहा है यदि यात्रा का कुल समय, यात्रा का जो कुल समय है वो कितना दिया है, 6 सेकंड दिया हुआ है। मतलब तुम्हें डेल टी की वैल्यू तुम्हें दिया गया है कि जो डेल टी है उसकी वैल्यू कितना है तुम्हारा 6 सेकंड है, ठीक। 6 सेकंड है, हाँ 6 सेकंड। तो शरीर का त्वरण मतलब शरीर मतलब बॉडी, जो तुम्हारा जो पिंड है उसका त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन = व्हाट। त्वरण निकालनी है, ठीक है। v1 v2 दिया है, मतलब दो अलग अलग वेग दिए हैं। दो अलग अलग वेग देने का मतलब एक क्या है अंतिम है, एक क्या है प्रारंभिक है, ठीक। तो हम डेल v कर सकते हैं, ठीक। और हमें डेल टी की भी वैल्यू दिया गया है, ठीक। तो सिंपल सा हमें फार्मूला पता है। देखो मैं तुम्हें थोड़ा फार्मूला का दर्शन कराता हूँ तब तुम्हें क्लियर होगा। ये देखो कि अगर तुम्हें औसत त्वरण निकालना है और तुम्हें क्या दिया गया है, वी समीकरण दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। तुम्हें v1 दिया है और v2 दिया है, इसका मतलब तुम्हें प्रारंभिक और अंतिम और प्रारंभिक दिया गया है, अंतिम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक दिया हुआ है। तो आप यहाँ से डेल v की वैल्यू निकाल सकते हो अंतिम माइनस प्रारंभिक करके, ऑलराइट। और डेल टी की वैल्यू आपको 6 सेकंड ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक। तो अब इस फार्मूला का यूज़ करके हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कितना ईजी है देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, ठीक है। हाँ तो क्या करोगे, सिंपल v1 दिया है v2 दिया है, तो यहाँ पे तुम सिंपली त्वरण निकाल सकते हो। तो त्वरण डेल वेक्टर v = क्या हो जाएगा, देखो अगेन यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में है, भूलना मत। कहाँ गया, तुम लोग बड़ा मिस्टेक कर देते हो वरना। देखो यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है, ठीक। वेक्टर का बहुत रोल होता है, तुम्हें समझ आएगा जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे, ठीक। तो वेक्टर a मतलब त्वरण = क्या हो जाएगा, डेल वेक्टर v डिवाइडेड बाई क्या होता है तुम्हारा डेल t होता है, ठीक। v1 और v2 दिया हुआ है, ये अंतिम है, ये क्या है तुम्हारा प्रारंभिक है। डेल्टा कैसे निकालते हैं बेटा, अंतिम माइनस प्रारंभिक से निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतिम क्या है तुम्हारा, मतलब v2 - v1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा, ठीक। चूँकि यहाँ पे क्या है बेटा वेक्टर है, तो वेक्टर कैसे लिया जाता है, i कैप j कैप k कैप, कुछ तो मालूम होगा आपको, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सिंपल सा, थोड़ा सा नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। i कैप j कैप क्या होता है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है -x एक्सिस, ये है -y एक्सिस, इतना चीज़ें तो मालूम है। x एक्सिस होता है तुम्हारा i कैप, इधर होता है तुम्हारा j कैप, इधर होता है तुम्हारा -i कैप और इधर तुम्हारा होता है -j कैप। k कैप को हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी वो इसका टॉपिक ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। x y i कैप j कैप होता है, -x और -y क्या होता है, -i -j कैप होता है। इतनी बात क्लियर है, चलो आगे आ जाओ। हाँ तो ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ यार, सिंपल। तो वेक्टर के फॉर्म में चीज़ों को लेना है, तो ये हो गया वेक्टर v2 - वेक्टर v1, ठीक। अब बताओ वेक्टर v2 की वैल्यू क्या है तुम्हारा 3 मीटर पर सेकंड है, जो क्या है तुम्हारा j कैप की तरफ है। तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको 3j कैप लिख दूंगा, ठीक। पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर क्या रहेगा आई कैप रहेगा, वो भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक। ओके, तो v2 की वैल्यू क्या हो गया 3j कैप हो गया, माइनस v1 कौन सा है, ये वाला v1 की वैल्यू कितना दिया है उधर 3 मीटर पर सेकंड है, और ये क्या है तुम्हारा x एक्सिस की तरफ जा रहा है, मतलब आई कैप होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा, ठीक। देखो वेक्टर से आपको डरना नहीं है, वेक्टर आपका काम आसान करता है, तो वेक्टर से आपको प्यार होना चाहिए, ठीक है। वो हो भी जाएगा, टेंशन मतलब उससे। तो 3j कैप माइनस क्या हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डेल टी की वैल्यू हम ऑलरेडी दिया हुआ है 6 सेकंड, तो वहाँ पे आप क्या करो 6 से पुट कर दो, ठीक। अब क्या करो आगे कैलकुलेट करो यार इसको, सिंपल इधर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। आगे कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कॉमन है, बाहर निकाल लो उसको, ठीक है। तो क्या बच जाएगा j कैप माइनस j कैप माइनस क्या हो जाएगा i कैप हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6, तो ये क्या बच जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2। इसको पलट के लिख सकते हो आप, i को पहले लिख लो, i पहले आता है ना फिर j आता है, तो ये हो जाएगा -i, ठीक है। माइनस साइन सहित आगे लेके आना है, ठीक है। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, छोटी छोटी सिली मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो -i कैप, और ये क्या है तुम्हारा पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव j कैप हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो
यहाँ पे क्या है, हम वेक्टर के फॉर्म में ले रहे हैं सारी चीज़ों को, तो जब वेक्टर को हटाते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, ऐसा करके मोड लगा देते हैं। ठीक, तो मोड ऑफ ए मतलब त्वरण का अगर तुम मोड लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1/2, और यहाँ क्या लग जाता है स्क्वायर लग जाता है ऐसा करके। ठीक है, और अंदर में क्या है आई की वैल्यू कितना है बेटा, कुछ नहीं है। देखो अगर 3i रहता, यहाँ पे 3i रहता तो मैं क्या करता यहाँ पे -3 का स्क्वायर करता। ठीक, मतलब -3i कैप रहता, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो इसी को मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे -3i कैप और +3j कैप होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे -3 मतलब √-3 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर ऐसा करता। लेकिन यहाँ पे क्या है -3 नहीं है, -i बस है, और यहाँ पे क्या है -j बस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप 11th क्लास में पढ़ते हो, लेकिन मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को नहीं आती, इसलिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। जिनको आती है वो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हो, मतलब आगे फॉरवर्ड कर सकते हो आप, मतलब आगे बढ़ सकते हो, भगा के देख सकते हो। ठीक, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। बेसिक बात है, बेसिक मैथमेटिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इधर आ जाओ, छोड़ो इधर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब ये क्या करो -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया तुम्हारा 2 हो गया, तो यहाँ पे √2 कर दो डायरेक्ट। ठीक, अब देखो 2 क्या होता है, 2 क्या होता है √2 मल्टीप्लाई √2 के बराबर होता है, ये चीज़ तो मालूम होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर में क्या है मल्टीप्लाई √2 है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, बट अब ऑप्शन देखो ध्यान से, ऑप्शन में क्या लिखा है डायरेक्शन भी पूछा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है, परिणाम क्या बोलते हैं परिमाण तो दिया हुआ है, साथ में आपको डायरेक्शन भी पूछा गया है। देखो यहाँ पे दिया है 2 जगह। अच्छा वैसे आप आपके में ऑप्शन में 1/√2 एक ही जगह दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। कई बार एग्जामिनर मान के चलो इसको भी ऐसा करके दे दिया और आपको डायरेक्शन के फॉर्म में पूछ लिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो भी सीखते चलो साथ में। ठीक है, अदरवाइज आपका ऑप्शन तो आ ही गया है, थोड़ा सा डायरेक्शन पे भी काम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, देखो डायरेक्शन क्या है, क्या पूछा है उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सिंपल, सीखो इसको पहले। ठीक है, देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, 2 चीज़ें तुम्हें देखनी है। कौन कौन सा, ये वाला, ये जो लास्ट में फाइनल जो बचा है ना मोड लगाने से पहले। ठीक, मोड लगाने से पहले जो आपका ये वाला जो डायरेक्शन बचेगा उसी के डायरेक्शन में आंसर आता है। बोलने का मतलब यहाँ पे क्या दिया है माइनस है, अब इस वाले फॉर्म को देखना है आपको, आंसर आ जाएगा। क्या दिया है -i कैप दिया है, फटाफट बनाओ। -i -j किधर होता है, देखो क्या दिया है तुम्हें -i किधर होता है इधर होता है। ठीक, j दिया हुआ है, j किधर होता है तुम्हारा इधर होता है। ठीक, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर आएगा। इधर मतलब ये क्या है तुम्हारा उत्तर है, ये तुम्हारा क्या है पूर्व है, राइट, उत्तर और पूर्व, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, सॉरी पूर्व बोलते हैं यार, ये क्या है तुम्हारा पश्चिम है। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है, अब ये बेसिक चीज़ें पता है ना, आप छोटे क्लास में पढ़ते हो वेक्टर वाले चैप्टर के, कि इधर मैग्नीट्यूड 4 दिया हुआ है, इधर मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है, तो इसका परिमाण है r, वो यहाँ पे आता है। हम क्या करते हैं √4² + 5² करके निकाल देते हैं। ठीक, तो सिमिलरली जब इसका डायरेक्शन क्या है आई कैप इधर है, यहाँ से पता चल रहा है ना सारी चीज़ें, -i कैप है तो मैंने -i कैप इधर बना दिया, -j कैप क्या है ऊपर की तरफ होता है, तो j कैप ये हुआ उत्तर, ये हुआ तुम्हारा पश्चिम, तो इसका जो डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड वो क्या होगा इधर आएगा। इधर का मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में आएगा। कहाँ पे लिखा है ये देखो क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होता है 1/√2, ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा डायरेक्शन, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, दिशा कैसे निकालते हैं समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं समझ में आ गया, वेक्टर के यूज़ करके कैसे सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं आपको A to Z क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो ये शायद 5th नंबर का क्वेश्चन है, मैं बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ, वरना तो फटाफट आप सॉल्व करके निकल सकते हो 30 सेकंड 45 सेकंड में। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक समान त्वरण दिया हुआ है। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, एक समान त्वरण दिया है, मतलब त्वरण क्या है तुम्हारा नियत है, और राइट कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, किसी पिंड का वेग एक निश्चित समय में, एक पिंड है जिसका वेग क्या है एक निश्चित समय में 3 मीटर पर सेकेंड में बदल जाता है। ठीक, क्या दिया है क्वेश्चन ध्यान से समझो, जो वेग है बोल रहा है, ठीक है, जो वेग है वो 3 मीटर पर सेकेंड से क्या हो जाए बदल जाता है। बदल जाने का मतलब वेग क्या है बेटा तुम्हारा बदल रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो, वेग तुम्हारा क्या हो रहा है बदल रहा है। तो जब वेग बदलता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर A = वेक्टर डेल V डिवाइडेड बाई वेक्टर डेल T होता है। कब, जब वेग बदलता है,
इसी को तो वेरिएबल बोलते हैं ना, बदल रहा है तभी तो आप डेल्टा निकाल पाओगे प्रारंभिक माइनस अंतिम करके। ठीक, तो थ्योरी चीज़ें समझना, वर्ड समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बदल रहा है, बोल रहा है चेंज हो रहा है, ठीक है, वेग बदल रहा है, मतलब तुम्हें क्या वाला ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक, ओके। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी पहला लाइन से आप कुछ चीज़ें पहला लाइन से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको एग्जामिनर हिंट दे दिया है। तो लगाओ यार, वेग कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे डाल दिया मैं 30। डेल टी की वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है। त्वरण दिया है क्या आपको, हाँ दिया है जी, कितना दिया है, कहाँ गया, त्वरण कितना दिया है तुम्हारा 30, एक सेकेंड, हाँ कितना दिया हुआ है तुम्हें 30 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप डेल टी की वैल्यू निकाल सकते हो। डेल टी को इधर ले जाओ और 3 को इधर लेके आ जाओ, तो डेल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/3, मतलब 10 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब सेकंड लाइन में पहुँचो। इस समय शरीर का जो औसत वेग है, ठीक, यहाँ पे लिया है तुम्हारा शरीर का औसत वेग 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, मतलब वी एवरेज इक्वल टू कितना दिया हुआ है तुम्हारे 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, इस दौरान क्या बोल रहे हैं, तय की गई तुम्हें दूरी निकालनी है। सिंपल। अब देखो दूरी कैसे निकालते हैं बेटा, अभी ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यार, दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये ऑलरेडी मैं बता चुका। तुम्हें पूछ रहा है दूरी निकालना है, तो दूरी कैसे निकालोगे, इधर इसको पक्षांतर कर दो टी को, तो ये हो जाएगा v मल्टीप्लाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी। ये रहा, तुम्हें दूरी निकल गया। अब तुम्हें क्या है, टी हमने ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है 10 सेकेंड, वेग तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है 30 सेकेंड, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, खत्म। v की वैल्यू हो गया 30, टी की वैल्यू दिया है तुम्हारा 10 इक्वल टू कितना है तुम्हारा d, तो तुम d निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 300 मीटर, क्योंकि दूरी का ऐसा ही मात्रा क्या होता है मीटर, खत्म। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ऑप्शन देखो, टिक करो, 4 नंबर लो, आगे बढ़ो, ये रहा 300 मीटर। सिंपल, कितना आसान था अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब। ठीक, अब क्या करो, यूँ ही सुनते रहने से कुछ नहीं होगा, फटाफट वीडियो पॉज करो, सारे कॉन्सेप्ट वापस पढ़ो, सारे क्वेश्चन खुद से लगाओ, देन तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ना है। ऑलराइट, ओके, बाय बाय एंड सी यू। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको एक जगह एक साथ मिल जाए, सारे लेक्चर्स के आपको नोट्स मिल जाए, साथ ही साथ आप मुझसे पर्सनल डाउट पूछ सकते हो, लाइक मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या फिर जो भी डाउट है उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मुझसे पर्सनली अपना डाउट क्लियर करना चाहते हो 24 आवर, किसी प्रकार का ऐड से डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मतलब होता है ना यार, जब आप यूट्यूब पे पढ़ते हो तो ऐड आ जाती है, या फिर यूट्यूब पे आप लेक्चर देखने आते हो लेकिन कोई दूसरा वीडियो का सजेशन आता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो इस तरह का कोई भी अगर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, चैप्टर वाइज अगर आपको टेस्ट चाहिए सारे चैप्टर का, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट और पूरा रिवीजन कैसे करना है, इस सारे टाइप का स्ट्रैटेजी अगर आपका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, और आप हमारे पैड क्लास में आ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसकी प्राइस है मात्र 699 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो अगर आपको पैड क्लास में आनी है, ये सारी फीचर्स का फ़ायदा उठाना है, तो आप मेरे साथ पैड के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, बाय बाय एंड सी यू।